हाँ स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, अब जैसे 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 टाइम मिले अभी छुट्टियों में, खासकर जो जो चैप्टर हो चुके हैं, खासकर इंटीग्रेशन हो गया या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस के हैं, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, उन सबकी फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। और आप है ना अब से आदत डाल लो कि सुबह का डेली का 1-1.5 घंटा 2 घंटा 1-1.5 घंटा फॉर्मूला को रिवाइज करने में निकालना है, तभी जाके याद होंगे और याद रहेंगे एंड तक। नहीं तो आप एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी, एकदम पजल हो जाओगे 1 महीने पहले रटने जाओगे तो। इसलिए धीरे धीरे करके अपना फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाओ, जैसे जैसे बनता जा रहा है उसको मॉर्निंग पे रिवाइज करते जाओ, तीनों सब्जेक्ट का एकदम शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट बनाना है और उसको याद करते जाना है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको आजकल मैं एक फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स की एक लिंक प्रोवाइड करा दूं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट के एक टेंटेटिव शॉर्ट नोट होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वही फॉलो करना, उसकी बस आप हेल्प ले सकते हो। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनको ही नोट डाउन करना है, जो काम की चीज नहीं उनको नोट डाउन मत करना। आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आपने जो जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं, उसमें जेईई के सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना मैंने क्लास में कवर कराया, जो जो भी चैप्टर जो जो भी टॉपिक मैंने क्लास में कवर कराया, उनके हिसाब से जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अपनी फॉर्मूला शीट में नोट डाउन करना है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला था। हाँ, जैसे 30 तारीख को आपकी छुट्टी है, उसके बाद फिर 31 1 की तो चलो दिवाली है, और फिर 2 तारीख को तो हो सकता है इस वीक में मैं एक आधी एक्स्ट्रा क्लास लूँ। 30 तारीख को, एक तो 30 तारीख को, या फिर मान जब भी एक्स्ट्रा क्लास लूँ तो देखो दिन भर तो आप लोगों का फेस्टिवल रहेगा, तो आप लोग भी बिजी रहोगे, घर पे माहौल वैसा रहेगा। क्या अर्ली मॉर्निंग अपन एक्स्ट्रा क्लास ले लें? यस सर। नो प्रॉब्लम सर। यस सर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपन 7:30 नहीं तो 8 बजे आई थिंक उठ ही जाओगे आप, घर में सफाई भी चल रही होगी तो उठा देंगे आप लोगों को। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 1-1.5 घंटे की, जिसमें हम जो टॉपिक से अपन उसी का रिवीजन या प्रैक्टिस सेशन जो भी ऐसा रखेंगे, ताकि अपना सिलेबस थोड़ा 12th का जल्दी कंप्लीट होगा, फिर जल्दी से अपन 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो Yes, इस sir. में कल तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन 30 31 1 2 3 इसके बीच में कम से कम 1 2 या 3 एक्स्ट्रा क्लास मिलूंगा, तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा एक दिन पहले ही, ठीक है। और मॉर्निंग में लूंगा, और क्या टॉपिक पढ़ूंगा वो भी मैं ग्रुप में मैसेज में डाल दूंगा। तो आप कोशिश करना मॉर्निंग के टाइम पे ज्वाइन कर लो। इन केस बहुत ज्यादा इमरजेंसी मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग तो मैं अवेलेबल कोशिश करूंगा। रिकॉर्डिंग देखो अभी हो सकता है छुट्टियां हो तो कोई रिकॉर्डिंग करने वाला, मतलब अपलोड करने वाला ना मिले, लेकिन अपनी तरफ से मैं गूगल मीट की रिकॉर्डिंग अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना लाइव क्लासेस सब लोग ज्वाइन करें, ठीक है। Okay, sir. चलो ओके सर। ओके। हाँ, अब वेक्टर्स थोड़ा सा हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, लास्ट वीक, बीच में चीजें थोड़ी छूट भी गई थी। आज मैं एक बार प्रॉपर रिकैप भी करा दूंगा आपको, और कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम कुछ ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी होगा, तो घबराना मत, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेट होकर सुनना, और घर पे जाके इन्हीं सब क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना। क्लियर है सबको? क्योंकि देखो ये sir. चैप्टर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे समझोगे और उस कॉन्सेप्ट को याद रख लोगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में इस तरह से अप्रोच करना होता है, वो जो अप्रोच आपने अगर सीख ली तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। 3D बहुत आसान है, 3D के क्वेश्चन आपसे गारंटी कह रहा हूँ बन जाएंगे। वेक्टर में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनना, और घर जाके जो सिखा रहा हूँ उन्हीं को वापिस से सोचना और रिपीट सॉल्व करना। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। किसी अच्छे सुनना समझना, किसी को नहीं समझ में आता है चैट बॉक्स में लिख देना या फिर अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 मिनट। तो देखो ये आपका वेक्टर 3D का पूरा वो है इंडेक्स, कि क्या क्या हम इस चैप्टर इस यूनिट में एक तरह की पूरी यूनिट ही है, जैसे कैलकुलस यूनिट होता है, वेक्टर 3D अपने आप में एक यूनिट है, जिससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आने ही है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला, ये पिछले 1-2 साल में 1-2 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका यूज बाकी इसमें होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इसका यूज बाकी इसमें होगा। ट्रिपल वेक्टर इस साल सिलेबस से हटा दिया, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन, ओनली बेसिक, क्योंकि इसका यूज मैं कोप्लेनरिटी के लिए यूज करूंगा। इसके बाद 3D में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, स्ट्रेट लाइन इन 3D, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन टू लाइन, और
कोप्लेनर लाइन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शॉर्टेस्ट, जिससे एक क्वेश्चन पिछले 2 साल में देखा जा रहा है कि एक क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ रहे हैं बार बार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका है, कोशिश करेंगे इस वीक तक पूरा इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वेक्टर्स में ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था कि अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं। नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। कभी भी मैं अगर बोलता हूँ कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर बताओ, तो आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसके अलावा दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो एक और वेराइटी पड़ी थी कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर और कोप्लेनर मतलब अगर वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग पैरेलल है तो उनको आपस में हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर या कोप्लेनर वेक्टर। और कोलिनियर कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या बताई थी, अगर मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर की कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होगी दोनों में, याद करो, ए इक्वल टू लेमडा बी। वेरी गुड, ये एकदम याद रहना चाहिए, ए इक्वल टू लेमडा बी। ये कंडीशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था, याद है। ठीक है, Yes, sir. जैसा फॉर्मूला वहां पे होता था वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा, इसमें वेक्टर में मैंने 2-3 चीज और बताई थी। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट स्पेस में ए, या आपकी एक्स एक्सिस आपकी वाई एक्सिस, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट की इसका मान लो पोजीशन वेक्टर बोला गया ए वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बोला है, ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर कैसे दिखेगा बताओ, कैसे बनाओ, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे ए वेक्टर को, बताओ। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, इसकी पोजीशन क्या करेंगे, इसको ये वेक्टर प्लेन में कैसे दिखेगा, ओरिजिन से क्या करेंगे बोलो, ए को जॉइन ओरिजिन से से इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, बोलता है ना कोई भी वेक्टर ए वेक्टर, तो मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हो, पोजीशन वेक्टर ऐसा दिखता है, याद रखना। ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर। मान लो कोई पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ये बी वेक्टर कैसे दिखेगा, ये वाला, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बनने बताई थी कि मान लो 2 पॉइंट है, मान लो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना होता तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते बताओ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ओ बी माइनस ओ ए बोलो या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोलो, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बाकी अगर 2 वेक्टर को ऐड करना है तो आई कैप का आई कैप के साथ ऐड होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के के साथ होगा। 2 वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आके करना सीखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन अपन ने देख लिया था, है ना। ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने देखा। अच्छा, ट्राइंगल लॉ भी हमने देखा था, कैसे 2 वेक्टर को ऐड करना है। ट्राइंगल लॉ क्या बताता था, मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो अगर 2 वेक्टर ऐसे हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको, जैसे ये कंप्लीट केस, अगर इसका मैं लूप कंप्लीट करूं तो ऐसा बनेगा, तो लूप के अपोजिट चल जाओ तो ये इसका रिजल्टेंट। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। हाँ बोलो। No, sir. सर ये जो ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा और बी वेक्टर ये क्या था, ये बताऊंगा आज मैं, वापिस से समझाऊंगा। कोलिनियर वेक्टर, अगर 2 वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। जैसा अगर मैं बात करूं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये 3 टाइम्स ए वेक्टर होगा, और ये मान लो -2 ए वेक्टर है, तो ये सब वेक्टर आपस में कोलिनियर, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे समझाऊंगा वापिस आज की क्लास में। अच्छा, इसके अलावा एक अपन ने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा था, अगर क्लोज लूप बना रहा है तो उन सबका वेक्टर एडिशन क्या होगा, 0 होगा। 0. Yes, अगर sir. क्लोज लूप बना रहा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक पेलोग्राम लॉ पढ़ा था कि अगर ये वेक्टर ए है, टेल टू टेल मिला के कोई मान लो पेलोग्राम, 2 वेक्टर ऐसे हैं, तो इनका रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं एक पेलोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। पेलोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दोगे आप। अब ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ है ना, A vector plus B vector. और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी वेक्टर। ये जो दूसरा छोटा वाला डायगोनल, ये स्मॉलर, ये जो दूसरा वाला बचा हुआ जो डायगोनल होगा वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जो दोनों की टेल में से जो ये जो निकलेगा वेक्टर, ये होगा आपका रिजल्टेंट ए प्लस बी। पेलोग्राम बनना चाहिए,
तो ये पैरेललोग्राम लॉ था, ये ट्राइंगल लॉ था, ये पॉलीगॉन लॉ था, ये पोजीशन वेक्टर का था, और ए बी वेक्टर को लिख सकते हो बी माइनस ए। ये सारा बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या, जैसे वहां पे अपने आपने क्लास 9 10th में जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या बताता है कि मान लो ये कोई प्लेन है, सॉरी ये कोई प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, कोई पॉइंट है इस प्लेन में ए, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। अब डायरेक्ट बोलूंगा, लेकिन आपको विजुअलाइज हो रहा है ना ये वेक्टर ए वेक्टर कैसे दिखेगा, हाँ है ना, Yes, Yes, sir. sir. ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला। अब अपन बार बार बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मान लो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कोई पॉइंट है बीच में सी, जिसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। अब इसका भी पोजीशन वेक्टर सी, मतलब ये ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर सी। अब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किसी रेशियो m/n में अगर डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी दोनों पॉइंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पूछ लें सी में कोई रिलेशन बता दो, सी को लिखने का तरीका ए और बी के टर्म्स में। तो बताओ क्या था, So m into b vector plus n into a m into b upon m वेक्टर plus n. n into a वेक्टर अपॉन m प्लस n, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन m प्लस n। ये था इंटरनल डिवीजन। अगर इसी में एक्सटर्नल डिवीजन आ जाता, तो माइनस आ जाए। ये मान लो, हाँ माइनस फॉर्मूले में पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट सी मान लो बाहर आ जाए, और सी से ए का रेशियो m है और सी से b का रेशियो n है, अगेन m/n है। सी से a का रेशियो m, सी से b का रेशियो n है। तो अगर ये जो पॉइंट c है, इस पॉइंट c को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू सी वेक्टर अपॉन m माइनस n, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये था आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अगर पॉइंट c a और b के बाहर है, पॉइंट c और a और b के बीच में, तो इंटरनल से फॉर्मूला लगे। अच्छा, अब इसमें लॉजिक कैसे डेवलप करो, क्वेश्चन में तो ऐसा तो नहीं जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कभी कभी खुद का अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कभी कभी मान लो आपको ऐसा दे दिया 2a + 3b, इस तरह का एक्सप्रेशन मान लो कैलकुलेशन में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको नीचे क्या चाहिए ताकि सेक्शन फॉर्मूला क्रिएट हो जाए, 5 चाहिए। 5 yes 5 sir मतलब m, और ये m है ये n है, तो नीचे m प्लस n, तो मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, है ना, ताकि ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह का कोई ना कोई पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। देखो फॉर्मूले में क्या ma + nb अपॉन m + n, है ना। yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो कभी कभी ऐसा दिमाग लगा, मान लो अगर सी होता a + b, तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये a + b/2 मतलब कहीं ना कहीं मिडपॉइंट फॉर्मूला हो जाता है ना। ये थोड़ा थोड़ा Yes, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर दोबारा बताना। हाँ देखो सेक्शन फॉर्मूला ये था, ये समझ में आ गया, ma + nb अपॉन m + n। इस फॉर्मूले में sir. आप देख के सकते हो कि वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है उनका सम नीचे आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, m + n आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मान लो 2a + 3b का एक्सप्रेशन आ रहा है, 2a + 3b का एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे m क्या है 2, n क्या है 3, Yes, sir. और फॉर्मूले में मेरे पास डिनोमिनेटर में m + n भी आता है, तो मैं क्या करूंगा खुद से 2 m plus + 3. n, हाँ 2 + 3 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये एक्सप्रेशन ऐसा क्रिएट हो जाए। क्लियर Okay, है? sir. Okay. Done, sir. हाँ, अब इसमें मैं थोड़े से कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम आपको करूंगा, थोड़े से टफ होंगे लेकिन घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर इनको आज घर जाके मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसके अलावा एक चीज और है, जैसे इसी को में कभी कभी अपन पॉइंट्स के टर्म्स में, अब जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर क्या था, जैसे ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m + n। बी वेक्टर क्या है, बेसिकली ये OB वेक्टर, O से ज्वाइन करने वाला है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इंटू बी वेक्टर मतलब OB वेक्टर। ए वेक्टर मतलब कौन सा, Yes, ये sir. वाला है OA वेक्टर अपॉन m Yes, + n, sir. है ना। यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या था, ओरिजिन था, है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या था बच्चों, ओरिजिन। क्लियर है यहाँ तक, Origin. ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट एक और कोई और आ सकता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई ए है, कोई बी है, और कोई पॉइंट सी मान लो यहाँ पे, और कोई पॉइंट कहीं और दे दिया, मान लो ये पॉइंट है पी, ठीक है, और ये अगेन m/n है। तो आप क्या लिखोगे, पीसी वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स पीबी वेक्टर प्लस n टाइम्स पीए वेक्टर अपॉन ये vector. m + n। m + n तो कभी कभी ओरिजिन की जगह कोई और भी पॉइंट आ गया तो फॉर्मूला सेम ही है, समझ रहा है। OA m Yes, इंटू sir. OB वेक्टर n इंटू
ओ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो कभी मान लो ओरिजिन की जगह पी आ गया तो एम इंटू पी बी वेक्टर प्लस एन इंटू पी ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है Sir. क्या? हाँ यहाँ पे दिया है, Yes, देखो ये मान लो पॉइंट पी है, ये ए ये बी है, रेशियो एम इज टू एन है, तो पीसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं एम इंटू पी बी प्लस एन इंटू पी ए अपॉन एम प्लस एन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक ट्राइंगल मान लो है जिसमें एडी आपका मीडियन है। मीडियन मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड को दो इक्वल भागों में बांटते हैं, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो आप एडी वेक्टर को ए बी और एसी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट में बना लो। तो एडी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी बाई 2 1:1 का रेशियो, है ना? बोलो। तो ऐसा जरूरी Yes, नहीं हर sir. बार ओरिजिन के टर्म्स में अप्लाई करना, कभी कभी इस तरह से भी अप्लाई सकता है। अगर कोई पॉइंट पी है तो पीसी वेक्टर कैन बी रिटन एज एम इंटू पीबी वेक्टर प्लस एन इंटू पी ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, या फिर जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एडी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी बाई 2। बाकी मैंने यहाँ पे लॉजिक भी समझा था, यहाँ पे कभी ऐसा होता है करेंगे। अब थोड़ा सा अच्छा कुछ दो अच्छे इलस्ट्रेशन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ए बी प्लस ए सी दोनों का जनरली हम जब वेक्टर एडिशन करते हैं या फिर इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हैं, ए बी ए सी ए डी, है ना? यहाँ पे ए है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी ए है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हैं। अच्छा आपने कभी फिजिक्स में अगर ध्यान दिया हो, ए बी वेक्टर है तो ए बी को मैं माइनस बी ए लिख सकता हूँ, लॉजिकली भी सेम है। अगर ए बी वेक्टर ऐसा तो Yes, माइनस sir. बी ऐसे होगा, नेगेटिव नेम, Yes, sir. ये सबको sir. पता Yes, है? sir. ए बी Yes, वेक्टर sir. कैन बी रिटन एज माइनस बी ए, Yes, ठीक है? sir. ओके चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करना किस तरह से इसको करने का मैं तरीका अपना रहा हूँ। यही तरीका आपको फिर बाकी कॉन्सेप्ट जगह अप्लाई करना है। बोला एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो बना दो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपने। बोला ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, ठीक है देख लेते हैं। एसी और बीडी का कोई मिड पॉइंट है ई एंड एफ, तो ये एक डायगोनल हो गया एसी, दूसरा डायगोनल है बीडी, इनके मिड पॉइंट है ई और एफ। तो इसका मिड पॉइंट मान लो ई यहाँ पे बना दो, इसका मिड पॉइंट एफ यहाँ बना, कहीं पे बना दो। ठीक है ई और एफ मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस एक्सप्रेशन को वेक्टर एफ ई के टर्म्स में लिखना है। किस एक्सप्रेशन को? ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर माइनस ए डी और माइनस डी सी को ई एफ के टर्म्स में लिखना है। ठीक है अपन को घबराना नहीं है, ट्राई करेंगे अपन प्रॉपरली आराम से। मेरे को वेक्टर के फॉर्मेट में क्या क्या गिवन है? ए बी दिया है, बी सी दिया है, ठीक है, और क्या दिए हुए? ए डी माइनस डी सी। अब मुझे ये सोच के बताओ आप किन दोनों को साथ में रखना चाहते हो? जैसे ए बी के साथ में किसको रखूं? देखो फॉर्मूले में एडी को रखें, एडी को, है ना, ताकि दो स्टार्टिंग पॉइंट सेम वाले साथ में रखते हैं, है ना, Yes, sir. ताकि फॉर्मूला अपना क्रिएट हो जाए। तो ए बी के सबसे पहले तो मैं ए बी और एडी को साथ में रख लेता हूँ ताकि स्टार्टिंग पॉइंट वाले सेम हो जाए। बच्चे कौन कौन से वेक्टर, इनको साइड में कर दो, माइनस बी सी माइनस डी सी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ओके अब देखो यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम नहीं है, यहाँ पे तो पीछे वाले पॉइंट सेम, तो इसको कुछ कर सकते हैं क्या? Yes, sir. क्या करें? Sir, इंटरचेंज BC को करते हैं। CB कर देंगे. माइनस किसी वेक्टर को प्लस का सीबी वेक्टर लिख सकते हैं, Yes, sir. और माइनस डीसी को मैं Yes, प्लस का सीडी वेक्टर लिख सकता हूँ। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा अब यहाँ पे देखो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? Sir, 2 से. Left divide. 2 से एक डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे और यहाँ पे सेम अगले इसमें भी यही काम करें, Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ पे तो 2 ऐसा कैसे ही है। अब मुझे बताओ ए बी प्लस ए डी बाई 2 क्या लिखोगे? आराम से सोचो। देखो ए बी सर ए एफ प्लस ए डी बाई 2, इनका ये एक्चुअली मिड पॉइंट है, तो बेसिकली Yes, sir. बी और बी का मिड पॉइंट कौन है? ए एफ एफ। AF देखो बी और डी का मिड पॉइंट कौन है? एफ है। F. तो ए
ए बी प्लस ए डी क्या होगा, ए एफ होगा, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। देखो ध्यान से, ए बी प्लस ए डी, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, तो ए बी प्लस ए डी बाई टू क्या होगा, ए एफ वेक्टर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब अगले का लॉजिक बताओ। अब देखो सी बी और सी डी कहां पे, ये रहा, सी बी प्लस सी डी मतलब अगेन बी और डी वही पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट कौन है, वापस एफ ही है, CF. Yes, sir. Yes, sir. CF. तो ये क्या हो जाएगा सी एफ, और एक टू तो था ही सही, यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इस पूरे में से टू कॉमन आ रहा है, तो टू को अलग कर लेते हैं, क्या बचा मेरे पास, ए एफ प्लस सी एफ वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब वापस सेम लॉजिक, अच्छा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम बनाना है, तो क्या करें, Minus. उल्टा लिखते हैं, माइनस ऑफ एफ ए माइनस ऑफ एफ सी। क्लियर है, Yes, sir. माइनस sir. कॉमन ले लोगे तो एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। अब वापस से कॉमन बन गया, अब इसके कोफिशिएंट वापस 1 और 1 है, तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 से. Yes. वापस 2 से। कोफिशिएंट एम की वैल्यू भी 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब मुझे ध्यान से वापस बताओ, एफ ए प्लस एफ सी बाई टू, एफ ए और एफ सी, Sir, FE. FE. देखो ध्यान से, Rafi. एफ ए प्लस एफ सी मतलब ए और सी पॉइंट है, ए और सी का मिड पॉइंट कौन है, एफ Sir, ई, FE. FE. बाहर क्या बनेगा, 2 2 जो 4, एफ ई वेक्टर। वो क्वेश्चन में देखो यही क्रिएट करना था, Yes, Yes, sir. sir. के की वैल्यू क्या आ गई, Minus 4. एक ही क्वेश्चन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखा, इसलिए डायरेक्ट ये वाला इलस्ट्रेशन लिया। ठीक है, हो सकता है आपको पहली बार में चीजें समझ में नहीं आई हो, लेकिन आपको इसको घर पे रिपीट सॉल्व करना है। लॉजिक क्या बिठा है मैंने, एक तो वेक्टर में एडिशन के टाइम स्टार्टिंग पॉइंट को सेम रख दो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम कभी करने के लिए आप उल्टा भी चेंज कर सकते हो माइनस साइन लगाने के लिए। और दूसरा लॉजिक क्या सिखाया मैंने, कोफिशिएंट एम और एन अगर है तो एम प्लस एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता ताकि आपका काम बन जाए। Yes, क्लियर sir. है, Yes, और sir. यहाँ पे स्टार्टिंग में ए बी के साथ एडी को रखा, बीसी को के साथ सीडी को रखा, कोफिशिएंट 1 और 1 थे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। और बी और डी का मिड पॉइंट कौन था, एफ, और सी और डी का बी और सी का सॉरी बी और डी का मिड पॉइंट था एफ, तो ए एफ बन गया, दूसरे में भी सी एफ बन गया। वापस से 2 कॉमन लिया, ए एफ प्लस सी एफ आ गया। ए एफ और सी एफ का वापस स्टार्टिंग पॉइंट क्या किया, सेम माइनस बना के स्टार्टिंग पॉइंट एफ हो गया, और एफ ए प्लस एफ सी हो गया। अब ए और सी का मिड पॉइंट कौन है, ई है, ए और सी का मिड पॉइंट कौन है, ई, तो वो एफ ई वेक्टर बन गया, वो मुझे क्रिएट करना था। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। Yes. एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो खुद से, एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर मैं वापस सिखाता हूँ।
चलो सोचते हैं इसके बारे में। पॉइंट डी एंड ई डिवाइड्स द साइड BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3. Triangle है। Point D divide BC. और क्या है? E divides CA. The ratio in which the point of intersection of AD and BE हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो सन्नाटा क्यों? सर आ रही है। Yes, sir. यस Yes, सर sir, आ आ रही है। रही है। फुल स्क्रीन में दिखता ही नहीं, मुझे लगा कि वो क्लास छोड़ के तो नहीं भग गए बच्चे। ठीक है, ओके। AD और BE ये भी 2:3 है। ठीक है सर मुझे लगा इसे वैसे काट देंगे जैसे हमने ट्रायंगल फॉर्मूला में यूज किया था ना सर, जैसे हम ट्रायंगल का टॉप काट देते थे बीच में से। ट्रायंगल फॉर्मूला कौन सा वाला? सर मतलब एक ट्रायंगल बना के जो उस बीच में 10th से में काट था। नहीं देते थे सर। मुझे ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला मतलब? सर मतलब जैसे टॉप साइड को काट देते सर ऊपर से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम बेसिक फंडामेंटल सेक्शन फॉर्मूला से सोचेंगे। ठीक है, आप अगर कोई चीज सोच रहे हो तो एक बार मुझे अलग से सॉल्यूशन भेजना, तो मैं एक बार देख लूंगा उसको। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे बोला गया है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B डिवाइड द साइड AD। ठीक है, हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ABCDE, इसको मान लो G बोल दिया। ये G इन AD या B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता करना है। ठीक है, मतलब G का रेशियो निकालना है। ओके, सोचते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो G निकालने से पहले अपन को इस D के बारे में सोचते हैं। इस D का रेशियो निकाल सकते हैं अपन, है ना? D को क्या लिखोगे आप? जैसे मान लो D को किसके टर्म्स में लिखे अपन? AD के टर्म्स में A से जॉइंट हो रहा है ना? यस सर। तो AD वेक्टर लिख लेते हैं। जो अपन को गिवन डेटा, एटलीस्ट गिवन डेटा तो उतारे, फिर दिमाग लगाएंगे जो भी करना हो। अभी तो कुछ दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होगा आपके, लेकिन एटलीस्ट गिवन डेटा उतारो तो शायद उससे क्लिक कर जाए। तो आपको ये जो रेशियो गिवन है 2:3, तो इसका यूज तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले AD वेक्टर बनाना है। तो AD वेक्टर बताओ क्या होगा, बोलो। Sir, 2 into AC vector. 2 into AC तो vector AC वेक्टर प्लस 3 into AB 3 vector. into AB vector upon डिवाइडेड 5. बाय अपॉन में Sir, 5। 5. 5 को उधर भेज देते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अगला 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 गिवन डेटा उतारते हैं E के लिए। E के लिए कौन सा डेटा? BE है ना? Yes sir. तो Yes, BE sir. को बता दो। यस सर। 2 into Sir, AB vector. AB vector. प्रॉपर्ली बताओ। B से स्टार्ट करेंगे ना, AB थोड़ी आएगा। BC वेक्टर। BA vector. 2 के साथ क्या आएगा? अरे 2 के साथ उल्टा वाला आता है ना, Yes, sir. BA vector. BA वेक्टर। उधर वाला आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? रेशियो में क्या होता है, अगर इधर लिखा हुआ है तो उधर वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। M इंटू उधर वाला वेक्टर। 3 लिखा है तो उधर वाला वेक्टर। तो 2 के साथ उधर वाला वेक्टर, उधर वाला कौन सा वेक्टर है? BA। BA 3 इंटू इसके साथ BC vector. BC vector. BC वेक्टर। डिवाइडेड बाय 5, तो 5 वापस उधर चला जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से अपने पास ये 2 गिवन डेटा आ गया। यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था? पॉइंट G निकालना बेसिकली। G जो कि BE और AD का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनमें आपस में कैसे रिलेट करें? कुछ यहाँ पे इक्वल, ये 2 इक्वेशन अपने पास आई है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। फिर क्या करें? देखो कोफिशिएंट कुछ के सेम आ रहे हैं क्या? AB का कोफिशिएंट इधर 3 है, यहाँ पे BA का कोफिशिएंट 2 है। BC का टर्म है, AC का टर्म है, AD और BE है।
एक बार इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करने से कुछ बन रहा है क्या? सर ए बी और बी सी कॉमन, मतलब ए बी कॉमन आ रहा है सर। हाँ, दोनों में ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या आ सकता है? ठीक है, चलो सोचते थोड़ा सा। देखो मुझे निकालना क्या है कि जी एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट? तो जी किस पे आ रहा है? ए और डी पे। तो मुझे कोशिश करना है कि ए और डी में थोड़ा रिलेशन डेवलप करें। मतलब एडी ए वेक्टर कहीं आना चाहिए और डी वेक्टर कहीं ना कहीं आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. या फिर इन दोनों इक्वेशन में और अपन क्या कर सकते हैं कि कैसे भी करके कोफिशिएंट इक्वेट हो जाए। सर ए सी और बी सी को काटने की कोशिश कर सकते हैं ताकि बी और ए बी वो हो जाए सर, प्लस। एसी और बीसी वेक्टर को, यस सर। पर इनको कैसे कैंसिल करोगे आप? सर ए बी और बी ए को कर सकते हैं शायद इन्वर्ट करके। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो ऊपर वाले से 3ab की वैल्यू निकाल लोगे अगर आप, हो जाएगा 5ad माइनस 2ac, है ना? और नीचे वाले Yes, से sir. इसको उल्टा कर दोगे तो -2ab आएगा, सॉरी -2, हाँ ab आएगा। -2ab को उधर भेज दोगे तो ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इधर भेज देना, 3 टाइम्स bc वेक्टर माइनस 5 टाइम्स BE vector. ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए ऊपर को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, है ना? ताकि यहाँ पे 6ab बन जाएगा। 6ab को दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? बाकी सबको Yes, sir. दोनों से ab को इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 6ab क्रिएट कर दिया, यहाँ पे भी 6ab क्रिएट कर दिया, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे Cancel. ना? हाँ, yes, हमारा sir. Equal हो ये जाए. 6ab इसके बराबर है, 6ab इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो हो जाएंगे। 10ad माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 9 टाइम्स BC vector. वेक्टर माइनस 15 बीई वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब साथ वाली टर्म को साथ देखते हैं किसके साथ किसको साथ में रख सकते हैं। जैसे ये माइनस को उधर भेज दे तो प्लस प्लस वाला, क्योंकि जनरली फॉर्मूला प्लस का है, तो प्लस वाली टर्म्स को साथ में रख ले, आया ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ थोड़ी जगह कम ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ये माइनस वाली टर्म को उधर उधर भेज देते हैं, तो प्लस वाली टर्म्स को साथ में रख रहा हूँ। 10ad वेक्टर। आप देखो, आप लोगों ने लॉजिक समझाया। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टफ कैटेगरी का था, लेकिन आपने क्या बोला? जैसे 2 गिवन डेटा उतारा, आपने बोला सर ए बी को इक्वेट कर दो, वही काम मैं कर रहा हूँ, है ना? और फिर फॉर्मूला के लिए प्लस वाली टर्म्स को साथ में रख रहा हूँ। एडी के साथ किसको रखूं बताओ? सर ए प्लस में को 15 BE. वेरी गुड, -15 उधर जाके +15 हो जाएगा, इक्वल टू 9 टाइम्स बीसी वेक्टर प्लस 4 टाइम्स एसी वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये दोनों कोई ना कोई एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो एडी और बीई, ए डी और बीई 15, और यहाँ पे बीसी और एसी, एसी कहाँ पे है? ये
और यहाँ पे अगर इसको मैं सी बी और सी ए लिख देता तो सी बी और सी ए, या फिर यहाँ पे अपन 25 से डिवाइड करते हैं। सर हम इसमें किसी साइड को इक्वल नहीं प्रूव कर सकते? नहीं नहीं, इक्वल नहीं प्रूव कर, इक्वल दिया नहीं है ना, ठीक है। बस कैसे भी करके जुगाड़ जमाना, क्योंकि ये जो पॉइंट जी है, जी जो है वो इंटरसेक्शन है ए बी, और एक्चुअली यहाँ पोजीशन वेक्टर से करते तो शायद थोड़ा दिखने में चीज अच्छी दिखती, ताकि जी का पोजीशन वेक्टर आ जाता। मुझे बस जी का रेशियो निकालना है। तो जी का रेशियो निकालने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे मान लो डी और ए में चाहिए काम, और बी और ई में। डी और ई को आउटसाइड पॉइंट नहीं मान सकते? इसे हाँ वो भी कर सकते हैं। एक मिनट देखते हैं, ए डी और ए सी है ना, ए डी और ए सी, और उसके लिए आउटसाइड नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए रखते हैं, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते इसमें। एक बार वापस इसमें बारे में सोचेंगे, ठीक है, वापस इस पे आते हैं। यहाँ तक तो तरीका सही लग रहा है, लेकिन बस कैसे भी करके मैनिपुलेशन करके रिजल्ट डेवलप करना है, ताकि रेशियो आपका क्रिएट हो जाए। और ये लॉजिक से ही क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है? उसी लॉजिक से अपन को बताना पड़ेगा कि रेशियो, जैसे अपन ने यहाँ समझाया था मैंने, कि अगर ये ऐसा लिखा हो 2a + 3b, तो रेशियो कितना होगा 2:3। तो ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ताकि ऊपर का सम नीचे क्रिएट हो जाए, फिर अपन डायरेक्टली बोल दे रेशियो 2:3 है। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो आप बोल दो कि रेशियो 2:3 है। तो वैसे ही मैं वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए इसको पॉज रखते हैं, आगे देखते हैं, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि अपन को ऑलरेडी एक दो चीजें और पढ़नी है। अच्छा, एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, फटाफट वो देखते हैं, फिर उस पर वापस आएंगे, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको वापस कवर करूंगा। सेंट्रोइड और ये इन सेंटर, ये बहुत आजकल पूछ रहे हैं, खासकर स्ट्रेट लाइन सर्कल में पूछते हैं, वेक्टर में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वेक्टर को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला वहां पे होता था, आपको अगर याद है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, याद है? Yes, sir. यस सर। सेम सेंट्रोइड का भी फॉर्मूला यहाँ पे पी ए, अगर मान लो कोई पॉइंट है बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लो, या फिर इनके पोजीशन वेक्टर अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिए हुए एक ट्राइंगल के, तो अल्फा + बीटा + गामा/3, तो जो सेंट्रोइड है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? अल्फा + बीटा + गामा/3। पोजीशन वेक्टर समझते हो ना? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. वो ओरिजिन से रिलेट हो सकता है। तो मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसके पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गामा है, ओरिजिनल हाँ, पॉइंट्स के और अल्फा बीटा गामा उसके अगर पोजीशन वेक्टर है, तो उसके सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? अल्फा वेक्टर + बीटा वेक्टर + गामा वेक्टर/3। ठीक है, अगर वही मैं अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी के हिसाब से भी रखूंगा, तो सेम फॉर्मूला बनेगा, पी ए + पीबी + पीसी/3। वो क्या आ जाएगा? पीजी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? वहां पे क्या पढ़ा था? जैसे मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, ए के अपोजिट वाली साइड है मान लो ए, बी के अपोजिट साइड की लेंथ है बी, और सी के अपोजिट मान लो सी है, और ट्राइंगल किसी का बैक नॉइज आ रहा है, x1 x2 y1 y2 x3 y3। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता था, याद है? X1A plus हाँ, वेरी गुड, x1a प्लस y1b y1b plus z1c upon a plus b plus c। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता था। ठीक है, x1a + y1, मतलब वो अपन, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ूंगा तब एक बार वो बता दूंगा। सॉरी, x1 into a plus x2 into b plus x3 into c upon a plus b plus c, x कोऑर्डिनेट, और y1 into a plus y2 into b plus y3 into c upon a plus b plus c। याद आ रहा है? बोलो। yes, sir. हाँ, तो सेम यहाँ पे भी इन सेंटर के लिए ऐसे ही फॉर्मूला क्रिएट होता है, a इंटू अल्फा वेक्टर प्लस b इंटू बीटा वेक्टर प्लस c इंटू गामा वेक्टर अपॉन a प्लस b प्लस c। क्लियर है? इतना यूज नहीं है, बस कभी आए तो ध्यान रखना। क्वेश्चन वैसे बहुत कम ही आए इस पे, लेकिन अगर कभी आएगा तो फॉर्मूला याद रखना आसान है। जैसा फॉर्मूला वहां होता था वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे, सेंट्रोइड का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/3, और इन सेंटर का क्या हो जाएगा? a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इंटू गामा/a प्लस b प्लस c। याद रख पाओगे? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला था जो स्ट्रेट पॉइंट्स में पढ़ते थे। ठीक, अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो
एक रिलेशन अगर मैं ऐसा लिखूं, GA प्लस GB प्लस GC बाई 3। सर हाँ सर ये जो पोजीशन वेक्टर है सिर्फ ओरिजिन पे ही डिपेंड होता है या फिर हाँ वैसे हाँ, बिना ओरिजिन के भी? नहीं, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड ओरिजिन ही मानोगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ही बोला गया है। अगर उनको कोई और पॉइंट रखना होगा तो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। क्लियर है? ओके सर। हाँ, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या देखा, PA प्लस PB प्लस PC बाई 3 ऐसा कुछ फॉर्मूला क्रिएट हो रहा था, आपने उसको क्या लिख दिया, PG लिख दिया। मतलब कहीं ना कहीं अगर डिवाइड में 3 है और PA प्लस PB प्लस PC एक ट्राइंगल के लिए अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सेंट्रोइड का फॉर्मूला, उसको डायरेक्टली क्या लिख दोगे, PG लिख दोगे। हाँ है ना? सेम काम इसी में अगर मान लो मैं पॉइंट P को अगर मान लो मैं G पे रख देता, पॉइंट P को अगर मैं G पे रख देता और सेम वापस क्रिएट करता GA प्लस GP प्लस GC, तो मेरे पास क्या था, GG पॉइंट आता, P की जगह G आ जाता और सेम पॉइंट आ जाता, तो वो तो जीरो वेक्टर होता। है ना? ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट P अगर बाहर है तो PA प्लस PB प्लस PC बाई 3 क्या हो रहा है, PG वेक्टर। उस P की जगह अगर मैं G लिख दूं तो GA प्लस GP प्लस GC इक्वल टू GG वेक्टर, और GG मतलब सेम पॉइंट पे वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। और नल वेक्टर तो यहाँ से आप 3 को भी नल वेक्टर में भेज दोगे तो एक रिलेशन आपके पास क्या आ गया सेंट्रोइड का, ये GA प्लस GB प्लस GC इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये रिलेशन भी याद रख लेना, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में का काम आ जाए। अगर मान लो Yes. G आपका सेंट्रोइड है, G अगर आपका सेंट्रोइड है ट्राइंगल के अंदर, तो GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर का सम कितना होगा, नल वेक्टर के बराबर। क्लियर है? बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादा लोड मत लेना दिमाग में, ठीक है? ठीक है, इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे अभी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब इस साल क्वेश्चन आए नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझना एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब देखना, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जैसे अपन ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो पैरेललोग्राम के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मान लो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर बहुत अच्छा शेप है, बहुत ज्यादा ही सिमेट्रिकल है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। अच्छा, स्क्वायर के अगर मैं डायगोनल के बारे में पूछूं आपको, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होगी? स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, क्या वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा क्या? Yes, sir. करेगा. करेगा। Yes, sir. यस सर। है ना? आप चाहो तो वो बचपन में आपने ट्राइंगल पढ़ी होगी, साइड ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना? तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये पैरेललोग्राम तो है ही ना, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम का पार्ट ही है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखता, अगर मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट होता ए प्लस बी, है ना? Yes, sir. अच्छा, यस सर। ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर भी होता, Yes, sir. इज ऑल्सो Yes, sir. Sir. होगा. एन एंगल बाइसेक्टर। मतलब यहां से मैंने क्या देखा कि देखो मेरे को रिजल्टेंट निकालना तो आता है, लेकिन रिजल्टेंट अगर मैं ऐसे शेप का निकालू जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो रिजल्टेंट ही मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना? वापिस Yes, बोल रहा sir. हूँ कि अगर मान लो मेरा जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर हो जाए, पैरेललोग्राम क्या बन जाए, स्क्वायर, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसको एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि स्क्वायर के केस में ये जो डायगोनल होता है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं एंगल बाइसेक्टर में भी अप्लाई करूंगा। कैसे? जैसे मान लो आपको अगर मान लो मैं दो वेक्टर दे दूं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक दे दे मान लो 5i कैप और एक दे दे मान लो आपको 5j कैप, वो पूछा बताओ इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा?
तो आप क्या बोलोगे? 5 i के 5 j के पे दोनों इक्वल है ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर इनके रिजल्टेंट के अलोंग ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. मेरा जो Yes, एंगल sir. बाइसेक्टर होगा वो इनके रिजल्टेंट के अलोंग ही होगा, इसके रिजल्टेंट के अलोंग ही होगा, है ना? Yes, और sir. इसका Yes, sir. रिजल्टेंट क्या आएगा? जी सर। 5 i के प्लस 5 j 5 के। i के plus 5 j के। Five I तो plus यही मेरा five एंगल J, sir. बाइसेक्टर भी है। दिस इज माय एंगल बाइसेक्टर, Yes, sir. है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये जो स्क्वायर के केस में मुझे पता है अगर ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होता है। एक बार शांति से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो अभी पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपको इक्वल ना दिया हो, अलग अलग लेंथ के दे दें हम, तो क्या करोगे? तो ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दो अलग अलग लेंथ के वेक्टर दे रहा हूं। एक वेक्टर मैंने कोई भी अपनी मर्जी का दे दिया, मान लो ले लो i के प्लस j के, ठीक है। एक और कोई वेक्टर ले लो, मान लो दूसरा 3i के प्लस 4j के। अब बोल रहा हूँ चलो अब इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालो, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, अब इनकी लेंथ तो अलग अलग है, लेकिन मैं इनके अलोंग यूनिट वेक्टर तो कंसीडर कर ही सकता हूँ, 1 यूनिट लेंथ का, है Yes, ना? sir. यूनिट वेक्टर तो निकाल ही सकते हो आप 1 यूनिट का। Yes, बोलो। sir. Yes sir. तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और इसके अलोंग भी क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की दोनों ही केस में लेंथ तो 1 ही होगी, है ना? अच्छा, Yes, sir. i के प्लस j के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1/√2 से मल्टीप्लाई. हाँ, मतलब ये 1/√2 ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, रेड वाला। बोलो। इधर वाला Yes, यूनिट sir. वेक्टर क्या होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे. हाँ, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है ना? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ डिवाइड कर. क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई? बोलो। Yes, sir. सर। Yes, sir. सर ये जो नीचे Yes, sir. वाला अब था इनका जो रेड वाला, रिजल्टेंट होगा वही क्या मेरा? सर हाँ, ये जो नीचे वाला था रेड वाला, हाँ, बोलो, ये बोलो। 1 प्लस j कैप है या i कैप प्लस j कैप है? i के प्लस j के पे, वो तो 1 मैंने यूनिट वेक्टर लिखा था, 1 यूनिट लेंथ का, क्लियर है? ओके सर। हाँ, ये i के प्लस j के पे ये व्हाइट वाला वेक्टर था पूरा, ये पूरा वेक्टर क्या था? व्हाइट वाला। इस व्हाइट वाले वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखा 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। ओके सर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो i के प्लस j के बाई √2 आ गया। और फिर ये जो ऊपर वाला ऊपर वाला जो वेक्टर था, इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर हमने निकाला, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अब ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो दोनों की यूनिट लेंथ होगी, मतलब 1 लेंथ होगी, तो दोनों की लेंथ सेम है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल, उसी के अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगा, उसी के अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगा कहीं ना कहीं, है ना? यस सर। क्योंकि अभी मैंने सिखाया क्या कि अगर एडजेसेंट साइड्स की लेंथ सेम है तो रिजल्टेंट ही एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके। बोलो। Yes, जी sir. सर। तो आपका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ये वेक्टर आ जाएगा। अब आपको इसका, अब जो भी आंसर आए उसका आप उसको यूनिट वेक्टर में, क्योंकि आपको उसके अलोंग उसका डायरेक्शन पता करना, तो डायरेक्शन पता करने के लिए जो भी आंसर आए उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ पे आंसर क्या आया? 5i के प्लस 5j के, तो इसके अलोंग वेक्टर कौन सा होगा? इसके अलोंग यूनिट वेक्टर 5i के प्लस 5j के डिवाइडेड बाय √50, है ना? यस सर। यस सर। एक बार वापस फटाफट रिकैप कर रहा हूँ। मैंने क्या सिखाया कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती थी, एक सेकंड, अगर स्क्वायर है तो जो डायगोनल होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। डायगोनल इज आल्सो योर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर को एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो Yes, sir. अगर दो वेक्टर सेम है, सेम यूनिट लेंथ की, मान लो दोनों की लेंथ क्या है? सेम। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इनका जो डायगोनल मतलब रिजल्टेंट जो होगा, पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट आएगा, सॉरी
पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट आएगा वही आपका क्या होगा, वो भी आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, है ना। Yes. दिस डायगोनल बोलो या रिजल्टेंट बोलो, इज Okay, ऑल्सो sir. योर एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मान लो आपको वेक्टर की लेंथ सेम है तो रिजल्टेंट ही आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर आपकी वेक्टर की लेंथ सेम नहीं है तो आप सेम कैसे बना सकते हो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, Diagonally. उसके अलोंग क्या कंसीडर कर लो, यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ए कैप ले लिया, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बी कैप ले लिया, तो आपका एंगल बाइसेक्टर वाला क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। B Clear है? cap. जो भी वेक्टर दिया उसके Okay, अलोंग sir. यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो, और एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। एंगल बाइसेक्टर Okay, के अलोंग sir. जो वेक्टर होगा ए कैप प्लस बी। अच्छा, इस जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर को वापस यूनिट वेक्टर में, उसके अलोंग ये वेक्टर है ना। तो आपको इसका डायरेक्शन पता करना, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करोगे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज व्हाट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ये लिखना ज्यादा सही है। वेक्टर अलोंग ए कैप प्लस बी कैप क्या है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब उसी के पैरेलल एक वेक्टर है, उसी के पैरेलल एक वेक्टर। अब मैं आपको पूछता कि एंगल बाइसेक्टर निकालो जिसकी यूनिट 4 यूनिट है, तो आप क्या करते, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले अपन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, OA एंड OB आर वेक्टर दिए हुए, पूछे OC इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और OC की लेंथ भी बोलिए 5 यूनिट, तो OC बताओ। तो देख लेते हैं क्या क्या है। OA वेक्टर दिया हुआ है और कोई OB वेक्टर दिया हुआ है। O वेक्टर क्या गिवन है और OB वेक्टर कितना गिवन है। अच्छा, क्या इन दोनों 4j की minus length, 3. इनका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, याद है कि नहीं? Yes, sir. अंडर रूट ऑफ Yes, sir. स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालो, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दोनों है. का magnitude same. तो यहाँ पे तो पहले से सेम दिया, तो अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर, मान लो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर का अभी मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ, डी, क्योंकि मेरे को तो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का निकालना है। तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, Sir, add कर दे. दोनों को ऐड Angle कर देंगे, D कर दिया. ऊपर Yes, दोनों sir. को ऐड कर देंगे, Yes, sir. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। Yes, sir. तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये आ रहा है Yes, sir. है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकाला। अब कोई भी वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका डायरेक्शन निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर निकालने के बाद क्या निकालना, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यूनिट Yes, sir. वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, Vector divided by Magnitude से divide. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तो पता होना चाहिए आप सबको, बार बार, है ना। यूनिट वेक्टर Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी से, नहीं तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, Root 26. root 26. तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ओसी वेक्टर कैसे निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes, दिया sir. 5 को, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या निकालते, यूनिट वेक्टर, है ना। Yes, sir. और मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया था 5, तो मैग्नीट्यूड को उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग 5 यूनिट का वो मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल अभी बाद में सीखेंगे, अभी इंटरनल पे अभी ध्यान दो। इंटरनल समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. आ गया Yes, sir. sir. ठीक है, Sir, आ गया. आ गया, वेरी गुड। उन्होंने यार मैं
अलग मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन इसमें रखा नहीं क्या मैंने, ठीक है चलो हाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगली क्लास में मैं अगर मान लो मैग्नीट्यूड अलग हुआ तो आप सेम बना के कर सकते हो ना सॉल्व तो। यस Yes, सर sir. उसका यूनिट वेक्टर निकाल के हाँ करना। उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। ये देखो ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, इसको वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अलग अलग मैग्नीट्यूड का अगर आ जाए ना तो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में इस पे करूंगा मैं, आप रिवाइज करके आना। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मान लो ए कैप, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मान लो बी कैप, तो आपका एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर कौन हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप कैप, प्लस बी कैप। ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में कोलिनियरिटी, इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोलिनियरिटी के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पहले तो ध्यान रखना है कि अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कोई तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा बोलो। Sir, A is equal to lambda. ए वेक्टर को बी वेक्टर का कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल मतलब लिख सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 5 बी वेक्टर 3 सी वेक्टर 3 बी वेक्टर -2 ए बी वेक्टर, ऐसे वे लैम्डा इज सम स्केलर। एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल हम लिख सकते हैं, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो आप ये लिख सकते हो, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो यस सर। Yes, sir. यस सर कभी कभी आपको 3 पॉइंट दे देंगे, जैसे आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते थे, याद आ रहा है? 3 पॉइंट है, इनको कोलिनियर प्रूव करो, तो आप क्या लॉजिक लगाते थे? अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना तो वहां पे आप बचपन में सोचते थे कि इनसे Area हाँ, 0 का. हाँ इनका इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, हाँ है ना? यस Yes, सर लॉजिक आप लगाते थे। दूसरा ये बोलते थे कि इसको इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो रेशियो से, में एक वो भी तरीका होता था, वो आसान होता था बहुत सी बात। अब यहाँ पे भी सेम है कि अगर मान लो 3 पॉइंट्स हैं प्लेन में और उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और बोल रहे बताओ ये 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करना है, ए बी सी को क्या प्रूव करना, कोलिनियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये पोजीशन वेक्टर विजुअलाइज कर पा रहे हो ना क्या है ना, बार बार बोल रहा हूँ, ये वेक्टर ये है, Yes, sir. एबीसी Yes, sir. अलग वेक्टर है, पॉइंट एबीसी को कोलिनियर प्रूव करना है, लेकिन पोजीशन वेक्टर तो क्या है, ये ए ये बी और ये सी वो अलग है ना। तो आपको क्या प्रूव करना है, पॉइंट एबीसी कैपिटल एबीसी को कोलिनियर। तो आप क्या बोल दो कि अगर एबीसी को कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं ये अगर ये कर दूं कि अगर मान लो कोलिनियर है तो इसमें क्या रिलेशन आएगा, ए बी बी सी के कोलिनियर है तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये पैरेलल होंगे आपस में, यस सर है ना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में, तो इनसे बनने वाले जो 2 वेक्टर होंगे, इनसे बनने वाले 2 वेक्टर कोई भी 2 वेक्टर ले लो, ए बी ले लो बी सी ले लो या ए बी ए सी ले लो, तो ए बी और ए सी आपस में पैरेलल होंगे। यस Yes, सर। sir. यहाँ से मैं क्या रिलेशन देख सकता हूँ, ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. और आपको पता है ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, बी माइनस ए, है ना। और यस ए सी सर। को लिखने का Yes, तरीका sir. क्या होता है, सी माइनस ए, C माइनस है ठीक है। तो अगर मान लो आपको बोल दें कि अगर देखो ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले जो 2 वेक्टर होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, याद रख लेना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ये 2023 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। If the points with position vector this and are collinear, then find the value of alpha and beta. यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, Yes, sir. उनके पोजीशन वेक्टर है, तो ए का पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर बोल देते, तो ए वेक्टर कितना गिवन है, अल्फा ई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 13 के कैप। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये मान लो सी वेक्टर है। क्लियर है?
Yes, sir. और ये पॉइंट अगर तीनों कोलिनियर है, मान लो इनको इनके पॉइंट्स का नाम भी लिख देते हैं। ये मान लो आपका कैपिटल ए है, ये बी वाला पॉइंट है और ये सी वाला पॉइंट है। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर तो क्या रिलेशन लिखोगे, जल्दी बता दो। AB vector equal to lambda AC vector. हाँ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे और 2 पैरेलल वेक्टर को मैं ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी लिख सकता हूँ। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सब शांत बैठे हो। Yes sir, आ रहा है. आ रहा है सर। सर आ रहा है। ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी लिख सकते हैं अपन, लेमडा इज सम स्केलर। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या देखो 3 वेक्टर, अगर ये याद रख लो कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी लिख देना, या ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी लिख देना। ठीक है, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होते हैं, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने क्या सिखाया था पिछली क्लासेस में कि अगर ए वेक्टर और बी, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो आप क्या लिखते हो, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा। इसको रट लेना। ठीक है। अब ओके दूसरी सर। चीज इसमें क्या बोला मैंने कि अगर मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो अपन ये लिखते हैं। अब 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लेते हैं। एक वेक्टर बना लिया मान लो ए बी वेक्टर, एक वेक्टर बना लिया ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आप कोई भी बना लो ए सी बी सी, दूसरा वेक्टर मान लो बी सी वेक्टर बना दिया। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे? यस Yes, सर। sir. अब 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो इनको भी तो आपस में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी, या Yes फिर sir. चाहो तो ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट कोलिनियर थे, तो ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो लेमडा ए सी लेमडा बी सी, जो मर्जी है वो लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए सी लिखना तो ए सी लिखना, बी सी लिखना तो बी सी लिख देना। क्लियर है? अब बोलो हाँ या ना जल्दी से। Yes sir. यस सर। बी ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, Vector minus A. और सी बी को लिख देना सी माइनस बी। बी वेक्टर। अब वैल्यू पुट अप कर दो, बी माइनस ए। तो मैं डायरेक्ट अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो बी में से ए को माइनस करोगे तो आई कैप का आई कैप के साथ माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस अल्फा आई कैप, 11 माइनस 10 1 जे कैप, Minus 2 K cap. Minus 2. माइनस 2 के कैप इक्वल टू लेमडा सी माइनस बी। सी में से बी को माइनस कर दोगे तो 9/2 माइनस 6 3/2 माइनस 3/2। यस सर। और बीटा माइनस 11 जे कैप, और माइनस 8 माइनस 11 Minus 19 K cap. माइनस 19 के। अब देखो 2 वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उनके आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। Yes, sir. तो यहां से देखो, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 6 माइनस अल्फा। इधर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस 3/2 लेमडा, एक रिलेशन। Yes, sir. इधर जे कैप में क्या है 1, इधर जे कैप में क्या बनेगा 1 इक्वल टू लेमडा इंटू बीटा माइनस क्या रहा, बीटा माइनस 11। और यहाँ पे के कैप में -2। अच्छा, यहाँ पे कैसे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कहीं गड़बड़ हो गई। नहीं सर सही है। हाँ सही है, सही है। यहाँ पे -2 है और उधर क्या बनेगा माइनस 19 लैम्डा। लेमडा। अब देखो यहाँ से लेमडा आ जाएगा, Yes, sir. लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो Yes, बीटा आ जाएगा, 2/19। यस सर। और लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो अल्फा भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब ये जेई का Yes, sir. क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? यस Yes सर। sir. कॉन्सेप्ट क्या Yes, sir. कोलिनियरिटी का, कि 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है या कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर ए बी 2 वेक्टर पैरेलल है, या फिर ए बी वेक्टर अगर पैरेलल टू बीसी वेक्टर तो ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लेमडा टाइम्स बीसी वेक्टर। आ रही बात समझ में? Yes ओके sir. सर। यस सर। बहुत बढ़िया। घबराना मत, घर पे जाके इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना, लिख लिख के प्रॉपर नोट्स बनाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके सर। ये कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था। इसी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम है, पहले मैं वो थ्योरम समझाता हूँ फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिए हुए ना, घर पे कर लेना, इन्होंने
हो सकता है अलग तरीके से किया। अब एक कॉन्सेप्ट को समझो, इंपॉर्टेंट। कैसे समझाऊं? जैसे इसको ऐसे सोचो। अभी मैंने क्या सीखा है कि सर ने सिखाया आपको कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मान लो ऐसा दिया हुआ, तो आपने बोला सर अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो? A vector equal to lambda V vector. लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये दिमाग में छाप लो सब लोग, बार बार काम आएगा। क्लियर है? अगर Yes, दो वेक्टर sir. पैरेलल है तो एक दूसरे को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लैम्डा मान लो कुछ भी फ्रैक्शन हुआ अगर मान लो, तो m टाइम्स a वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स b वेक्टर, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता यस सर। है ना? m टाइम्स a, Yes, ये तो sir. ये स्केलर मल्टीपल एक दूसरे के, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे भी बोला गया कि अगर मान लो कभी कभी a वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b वेक्टर, ऐसा दिया है कि भाई a वेक्टर और b वेक्टर आपस में पैरेलल तो नहीं है, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो नॉन पैरेलल, बट उनमें आपस में एक रिलेशन ऐसा गिवन है कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ऐसा रिलेशन गिवन है। अच्छा, पैरेलल होते तो ये दोनों आपस में इक्वेट होते तो दो बात समझ में आती है, लेकिन पैरेलल नहीं है और फिर भी अगर आपस में इक्वल है तो यहां से आप क्या, ये इक्वल कब हो सकते हैं, ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? देखो, पैरेलल होते तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा ए इक्वल टू म्यू बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैरेलल नहीं है और फिर भी अगर आपस में इक्वल नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये कोएफिशिएंट ही जीरो हो रहे होंगे, हाँ है ना? Yes, तभी तो sir. आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। था उस केस में आपको क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट होंगे ना उनको जीरो से इक्वेट कर देना। जैसे कोएफिशिएंट में हो सकता है आपको x माइनस 3 दे दे, इधर दे दे y माइनस 4, तो x माइनस 3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y माइनस 4 को जीरो से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऐसा बोला गया है कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल या नॉन कोलिनियर, और फिर भी अगर उसमें ऐसा कुछ रिलेशन है आपस में, तो आप क्या बोलोगे, देन उनके कोएफिशिएंट आप क्या होंगे, जीरो के बराबर। क्या होंगे? जीरो के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। सर एक तो बार इसमें- रिपीट कर देंगे? हाँ, रिपीट कर देता हूँ, वापिस समझो। इसमें क्या बोला गया था, पहले मैंने पहली लाइन क्या समझी कि अगर दो वेक्टर, जैसे ये समझा रहा था, अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में तो आप ये लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर या लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ये तो रिलेशन ऑलवेज ट्रू है ना? यस सर। इफ देन, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स बी वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल नहीं है एंड आपको ये गिवन है कि लैम्डा ए इक्वल टू म्यू बी, अब देखो अगर ये पैरेलल नहीं तो ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं, ये दोनों अनइक्वल होने चाहिए, है ना? ठीक है, अगर पैरेलल नहीं तो इक्वल थोड़ी होगा, बोलो? नहीं होगा। अगर पैरेलल है तो इक्वल होगा, लेकिन अगर पैरेलल नहीं तो इक्वल नहीं होना चाहिए ना, है ना? लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में गिवन इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इन दोनों के कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, आया पक्का समझ में? Yes, sir. Sir. आ गया. ठीक है, यस सर। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो याद भी हो जाएगा, याद कर लेना अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कि अगर पैरेलल है तो इक्वल तो होंगे इसे, लेकिन अगर पैरेलल नहीं तो इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इक्वल आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल तब होंगे जब इन दोनों को जीरो बनना पड़ेगा, मतलब जो कोएफिशिएंट है उनको आप जीरो से इक्वेट कर देना, बस इतना याद रख लो, जो कोएफिशिएंट है वेक्टर के साथ उनको अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देना। ठीक है, चलो अब इसमें Yes, मैं sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ये जेई 2011 में, तब उसमें एआई ट्रिपल ही बोलते थे, पहले जेई मेंस को एआई ट्रिपल ही नाम से जाना जाता था। तो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। ABC are three non-zero vectors and pairwise non-collinear। pairwise मतलब कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं है, मतलब A is not parallel to B, B is not parallel to C and C is not parallel to A।
और नॉन जीरो भी है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल का, अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर जीरो तो भी आपस में इक्वल हो सकते, लेकिन पहले ही बता दे नॉन जीरो है ना। तो Yes, ये sir. नॉन जीरो है, आपस में पैरेलल भी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ो। a प्लस 3b वेक्टर इज कोलिनियर विथ c। अब गिवन डेटा प्रॉपर्ली उतारना अच्छे से। एक तो गिवन डेटा ये हो गया, अगला गिवन डेटा क्या है, a प्लस 3b कोलिनियर या पैरेलल विथ c। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर या पैरेलल है तो इन दोनों में आपस में बताओ क्या रिलेशन लिखोगे, क्या सिखा है? A plus 3B equal to lambda C. a प्लस 3b इक्वल टू लेमडा c। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1। अगली कंडीशन पढ़ो। B plus 2C equal to lambda B A. plus C is equal to दिस इज lambda. कोलिनियर विद दिस, तो अगली रिलेशन क्या लिख दोगे, b प्लस 2c। अब लैम्डा मत यूज करना, लैम्डा ऑलरेडी यूज करो, तो अगला कोई दूसरा नया कांस्टेंट यूज कर लो, म्यू इनटू a, है ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया, दो रिलेशन आपने दे दिया। अब इन्होंने कोई ना कोई एक रिलेशन एबीसी में पूछा है, किसके बराबर होगा, a प्लस 3b प्लस 6c किसके बराबर होगा, ये निकालना है। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब देखो, मुझे कैसे भी करके कोई भी दो वेक्टर में आपस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है। अब यहाँ पे रिलेशन 3 वेक्टर में, तो आपको कोई भी दो वेक्टर में अगर रिलेशन निकालना तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो नाउ वी विल एलिमिनेट एनी वन ऑफ द वेक्टर। तो एलिमिनेशन मेथड तो आपने सीखा ही है, कोएफिशिएंट सेम बना दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, हाँ है ना। Yes, sir. तो b को एलिमिनेट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में से 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, Yes, sir. Yes, sir. तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो b पूरा ही उड़ जाएगा, ताकि आपके पास कोई भी दो वेक्टर में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में से 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इधर क्या बनेगा, a वेक्टर माइनस 6c वेक्टर, और आरएचएस में क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स c वेक्टर माइनस 3 म्यू a वेक्टर, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब एक जैसे वेक्टर को साथ साथ कलेक्ट कर लेते, a के साथ a, c के साथ c, तो a वेक्टर साथ में आ जाएंगे, तो a वेक्टर प्लस 3 म्यू a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा c वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। a वेक्टर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 म्यू इंटू a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस 6 इंटू c वेक्टर। अच्छा, अब देखो वापिस वही कहानी, क्या कहानी, मैंने क्या बोला था, a एंड b नॉन जीरो है, Yes, sir. नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर भी है, Yes, sir. Yes, Yes. sir. लेकिन फिर भी लैम्डा सम कांस्टेंट टाइम्स a वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स सम c वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। ये पॉसिबल कब होगा, जब इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, Coefficient 0. Okay, ये follow. पॉसिबल तभी है जब इनके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो। 0 हो जाएंगे. तो दोनों के कोएफिशिएंट को हम कैसे इक्वेट कर देंगे, ये दोनों वेक्टर इक्वल तभी हो पाएंगे जब ये दोनों जीरो हो जाए, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अदरवाइज दो वेक्टर कभी इक्वल नहीं, क्योंकि दोनों नॉन कोलिनियर है, तो इक्वल थोड़ी हो Yes. सकते हैं। अगर इक्वल दिया इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इन दोनों कोएफिशिएंट ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी आपस में इक्वल होंगे। तो 1 प्लस 3 म्यू को भी 0 से इक्वेट कर दोगे, Yes, sir. और लैम्डा प्लस 6 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। Yes, ये sir. हुआ। Yes, sir. अब आप किसी भी लैम्डा भी पता चल गया, म्यू कोई एक किसी भी एक की वैल्यू कहीं पे भी रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में मान लो लैम्डा रख देते हैं, तो लैम्डा रखोगे तो यहाँ पे -6 रखोगे, है ना। -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो a प्लस 3b माइनस 6 प्लस 6c वेक्टर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, null है। 0. देखो a प्लस 3b 0. लैम्डा की जगह -6 रख देंगे, ये आ जाएगा, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू नल वेक्टर। क्लियर। Yes, sir. ओके, थोड़ा हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा हेवी लगा हो आपको, लेकिन प्लीज इसको घर पे जाके रिपीट करना, रिट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इस पे मैं और वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि थोड़ा और आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। अगली क्लास में कोलिनियरिटी में अपन और अगले कुछ फंडामेंटल थ्योरम है उस पे मैं डील करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes. Yes, नेक्स्ट sir.
ये हमारा लेक्चर, ये आज का लेक्चर, आज क्या तारीख थी अपनी? 28। तो 28 को अपन ने क्या कवर किया? शुरू के 2 टॉपिक। इन पे मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चन करूंगा। अगली क्लास में पूरा वेक्टर प्रोडक्ट पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यस सर। 30-31 को 3D कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे, देखते कहां तक जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, आज sir. के लिए इतने रखते हैं। मैंने अभी नोट्स भेज दूंगा आपके ग्रुप में, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। क्लियर है सबको? Okay, sir. Bye, sir. ओके, Thank you, बाय, sir. गुड नाइट, Good night, sir. बाय सर। Thank you, Bye. sir. बाय सर।